हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। पार्ट 1 इसके पहले मैंने निकाला था, आज पार्ट 2 होगा। एंड जैनेन्द्र का त्यागपत्र उपन्यास। शाम के वक्त छत पर खटोला डाले ऊपर उड़ती हुई चीलों को ही चुपचाप देख रही है। कभी पतंगों के पेंच देखती है और कटी हुई पतंग पर जब तक वह ओझल न हो जाए आंख गाड़े रहती है, और नहीं तो खटोले पर पेट के बल लेटकर कोयले से धरती पर कीरम काटे ही खींचती है। मैं ऊपर छत पर पहुंचता तो उन्हें इस भाव में देखकर रुका रह जाता। जब उन्हें आकर मेरे वहां खड़े होने का बोध होता तो चौंकी से एकदम कहती, अरे प्रमोद, तू कहाँ था? यही था। क्यों रे, तू अब मुझसे बोलता भी नहीं? मैं बिना जवाब दिए पास आकर खटोले पर उनकी बराबर बैठ जाता। वह सने सने मुझको अपने ऊपर ही लुढ़का लेती, कहती, देख पतंग, देख पतंग। थोड़ी देर बाद कहती, मुझे पतंग अच्छी लगती है। मैं कहता, हाँ तू पतंग उड़ाएगा? मैं कहता, बाबूजी मना करते हैं। इस पर एकाएक मुझे अंकों में भरकर उत्साह के साथ कहती, हम तुम दोनों संग पतंग उड़ाएंगे, ऐसे उड़ाएंगे कि खूब दूर, सबसे ऊंची उड़ाएंगे पतंग। मैं कहता, पैसे दो, मैं लाऊं। वह थोड़ी देर मुझे देखती रही। वह दृष्टि अनबुझ होती थी, मानो मैं उन्हें दिख ही नहीं रहा हूँ। मुझसे आर पार होकर जाने वह क्या देख रही है। फिर एकाएक शिथिल पड़कर कुछ लजाकर कहती, चल रे, पतंग से बालक गिर जाते हैं। इन्हीं दिनों की बात है, एक रोज स्कूल से वह काफ़ी देर से लौटी। माँ ने पूछा, कहाँ रह गई थी? शीला के घर चली गई थी। माँ सुनकर चुप हो गई। उस दिन बुआ रोज से अस्थिर मालूम होती थी। वह प्रसन्न थी और किसी काम में उनका जी नहीं लगता था। उन्होंने मुझसे तरह तरह के प्रस्ताव किए, तरह तरह की बातें की। प्रमोद, एक रोज नहर के पुल चलना चाहिए, चलोगे? बताओ, तुम्हें मिठाई कौन सी अच्छी लगती है? घेवर? घेवर भी कोई मिठाई अच्छी? देखो, तुम पतंग नहीं लाए है ना? प्रमोद, मैं शीला के यहाँ रह गई थी। तेरी माँ को कुछ ख्याल तो नहीं हुआ होगा? चल ले चल। प्रमोद, यहाँ क्या, कमरे में बैठना, चलकर ऊपर हवा में बैठेंगे। क्यों? एक बात कहती थी कि झट भूल जाती थी। उस समय उनके मन में ठहरता कुछ नहीं था, न विचार न अविचार। ये सारी बातें प्रमोद बता रहे अपनी बुआ के बारे में। जैसे भीतर बस हवा हो और मन हल्का फुल्का वह उड़ उड़ आना चाहता हो। वह बेबात हंसती थी और बेबात मुझे पकड़कर इधर से उधर खींचती थी। वह मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा, बुआ आज क्या बात है? बोली, मैं बुआ हूँ। बुआ मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रमोद, तू मुझे जीजी कहा कर। जीजी? शीला मुझे जीजी कहती है। जीजी मतलब दीदी। मैंने कहा, मेरी तो बुआ हो, मैं नहीं बुआ होना चाहती। बुआ? अच्छी, देख चिड़िया कितनी ऊंची उड़ जाती है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। मैंने कहा, चिड़िया? बोली, हाँ चिड़िया, उसके छोटे पंख होते हैं, पंख खोल वह आसमान में जिधर चाहे उड़ जाती है। क्यों रे, कैसी मौज है? नन्ही सी चिड़िया, नन्ही सी पूछ। मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। उस रोज रात को वह मुझे बहुत देर तक अपने से चिपटाए रखी। पूछने लगी, प्रमोद, तू मुझे प्यार करता है? सुनकर बिना कुछ बोले मैंने अपना मुंह उनकी छाती के घोंसले में और दुबका लिया। इस पर वह बोली, प्रमोद, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। उस रोज के बाद कई दिन तक उन्हें स्कूल से आने में देर होती रही। एक रोज इतनी देर हुई कि नौकर को भेजना पड़ा और वह उन्हें शीला के घर से बुला कर लाया। उससे तीसरे रोज की बात है। मैं बाहर से घर में आया था। देखता हूँ कि माँ कहीं झपटी जा रही है। मुझे देखते ही ठिठकी और असंगत भाव से पूछ बैठी, क्यों रे, कहाँ था? माँ की मुद्रा देखकर मुझसे कुछ उत्तर नहीं बन पड़ा। चल ला बेत तो ला। मैं सुनकर वही खड़ा रह गया। तब माँ ने चिल्लाकर कहा, सुनता नहीं है, जाकर बेत ला। मुझे किसी बात का कुछ पता नहीं था। डर था कि मैं ही पिटूंगा। डरते डरते बाबूजी के कमरे में से उठा लाकर बेत मैंने दे दिया। इस पर वह बिना कुछ कहे सुने पीछे वाली कोठरी में लौटकर चली गई। घुसते उन्होंने किवाड़ बंद कर लिया और उसके बाद ही सपासप बेत से किसी के पीटे जाने की आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी। मैं वहीं गड़ा सा रह गया। बेत की पहली चोट पर तो एक चीख मुझको सुनाई दी थी। उसके बाद वह रोने कल्पने की आवाज़ मुझे नहीं आई। बेत तड़ पड़ रहे थे। तड़ातड़ पड़ रहे थे। मुझे संदेह हुआ कहीं बुआ तो नहीं है, पर वह संदेह न टल सका, न पक्का ही हो सका। मैं बेबस भाव से वही खड़ा रह गया। मन सुन पड़ गया था और वह देर मुझे असह्य हो रही थी। मतलब उसको प्रमोद को अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। थोड़ी देर बाद माँ दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। उनके ओठ नीले थे और जिस हाथ में बेत था वह काँप रहा था।
उनका चेहरा मानो राख से पूछ गया था। ऐसा लगता था कि माँ अगले क्षण अपने को बेंच से उधेड़ने लगी, मानो अपने को नहीं मार रही है तो उन पर बहुत जोर पड़ रहा है। वह मेरे सामने से होकर अपने कमरे में चली गई। जाते जाते द्वार पर रुकी और जोर से अपने हाथ के बेंत को दालान में फेंक दिया। बेंत मेरे पास आकर गिर गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सक पकाया सा खड़ा था। थोड़ी देर बाद मैं साहसपूर्वक उस कोठरी में गया। देखता क्या हूँ कि वहाँ बुआ औंधी पड़ी हुई है। उनकी साड़ी इधर उधर हो गई है और उनका बदन का कपड़ा बेहद मार से झीना हो गया है। जगह जगह नील उभर आए हैं, कहीं कहीं लहू भी छलक आया है। बुआ गुमसुम पड़ी है, न रोती है न सुबकती है। बाल बिखरे और धरती पर पड़ी दोनों बाहों पर माथा टिका है। मुझे वहाँ थोड़ी देर खड़ा रहना भी असह्य हो गया। मुझसे कुछ भी नहीं बोला गया। बुआ के गले से लगकर मैं वहाँ थोड़ा रो लेता तो ठीक होता, पर वह संभव न हुआ। मैं दबे पाँव लौट आया। मतलब प्रमोद न छोटा पर कुछ कर पाया है और न लास्ट में बड़े होने पर भी कुछ कर पाया है। मतलब वो किसी भी स्थिति में बुआ को कष्टों से छुटकारा नहीं दिला पाया, इसीलिए वो ज़्यादा मतलब अपने आप को ये दोष दे रहे हैं। वह दिन था कि फिर बुआ की हंसी मैंने नहीं देखी। इसके 5-6 महीने बाद बुआ का ब्याह हो गया। माँ ने जल्दी जल्दी तत्परता के साथ सब व्यवस्था कर दी। बुआ का उसी दिन से पढ़ना छूट गया था। वह उस दिन से सीने पिरोने, झाड़ने बुहारने और इसी तरह के और कामों में शाद भाव से लगी रहती थी। काम करते रहने के अतिरिक्त उन्हें और किसी बात से मतलब न था, न किसी की निगाह में पड़ना चाहती थी। कपड़ा कोई धोबी का धुला नया पहनती तो उसे जल्दी मैला भी कर लेती थी। मुझसे वह तब बची बची रहती थी। मुझे तो ऐसा दिखने लगा कि बाबूजी का भी भारी चेहरा हो आया है। वह बुआ से कभी कभी विनोद करना चाहते हैं, पर बुआ को उत्तर में अत्यंत अचंचल देखकर मानो फिर स्वयं अपने में मुंह लटका रहे रहते हैं। माँ का अजब हाल है। मुझे काम बेकाम डांटती पर फटकारती रहती हैं। नौकरों को तो बहुत ही झिड़कियाँ सुननी होती है। बीच बीच में असंगत भाव से बड़बड़ाकर जाने अस्फुट भाव से क्या कहती रहती हैं, फिर एकाएक फट पड़ती है। मैं सामने हुआ, मुझ पर टूट पड़ती हैं। आंखें फाड़कर क्या देख रहा है प्रमोद? बुआ से लेकर झाड़ू खुद नहीं लगाई जाती। आजकल के लड़के बस काम चोर होते जाते हैं। अथवा कहती है, कहाँ गया है वह बंसी? नहीं है, नहीं है, सारा काम बेचारी लड़की को उठाना पड़ता है। बंसी का नौकर है। अच्छा, 1 रुपया जुर्माना। ये नौकर हरामी होते जाते हैं। ये सब माँ बोल रही है। ऐसी बातें हर दिन कुछ न कुछ सुन पड़ती है, पर बुआ से सीधी बात माँ कुछ नहीं कहती। ऐसे ही ब्याह के दिन आते गए और ब्याह हो गया। विदा होने से पहले बुआ कई घंटे अपनी छाती में मुझे चिपकाए बहुत बहुत आंसू रोती रही। समझाने लगी, भैया प्रमोद, बड़ों की आज्ञा सदा माननी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। अच्छे लड़के ऐसे ही बनते हैं। प्रमोद, तू एक दिन बड़ा आदमी होगा ना? मैं या तो काफ़ी बड़ा हो चला था, निरा बच्चा अब नहीं था। तो भी मैं उस समय बुआ के उस अंक में चुपचाप सावक सा पड़ा रहा। बुआ बोली, प्रमोद, तेरी बुआ तो मर गई, तू उसे अब कभी याद मत करियो। कैसा राजा भैया है हमारा। उसमें मेरी आंखें भीग आई थी, लेकिन मैंने यह बुआ को पता नहीं चलने दिया और मुंह दुबकाए वहीं पड़ा रहा। बुआ के जाते समय मैं खुलकर फूट फूट कर रोया। मैंने किसी की शर्म नहीं की। मैंने मचल कर घूंघट वाली बुआ का आंचल पकड़ लिया। कह दिया, मैं बिना बुआ के अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। माँ से कह दिया कि तू राक्षस है और मैं इसे घर में पैर भी नहीं रखूँगा। इस पर बाबूजी ने वहीं को वहीं मुझे 2-3 चप्पल जमा दिए, पर मैं नहीं उठा, नहीं उठा। आंचल छूटा तो मैं बुआ के पैरों में लिपट गया। उनके पैरों के बिछुओं को मैंने जोर से पकड़ लिया। इस पर बुआ ने झुककर मुझे पैरों पर से उठाया। घूंघट के भीतर उनकी आंखें आंसू से सूजी हुई थी। बुआ ने मेरी ठोड़ी हाथ में लेकर मेरे मुंह की तरफ देखते हुए कहा, प्रमोद, तू मेरी बात नहीं मानेगा? मुझे जाने दे, मैं जल्दी आऊँगी। बुआ के उस आंसू भरे मुखड़े के आगे मेरी हड्ड बिल्कुल गल गई। मैंने पूछा, जल्दी आओगी? ये हुआ आप लोग का पार्ट 2। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।